दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड कैसे काम करता था और आज कैसे काम कर रहा है, इस पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी मतीन अहमद। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर आपके ज़माने में दिल्ली वक्फ बोर्ड कैसे काम करता था और आज दिल्ली वक्फ बोर्ड की क्या सूरत हाल है। जब मैं चेयरमैन बना तो उस टाइम 2.5 लाख रुपए महीना बोर्ड की किराए की आमदनी थी। जो इमाम हैं हमारे, उनको 1000 रुपये जो नजराना है वो उनको मिलता था। जो मौजन है उनको 900 रुपये 800 रुपये मिलते थे। जैसे मैं बना मैंने उसको 2000 किया, फिर 3000 किया, 4000 किया, 6000 किया और 10,000 रुपये मैंने उनको पहुंचा दिया। बहुत दिन से टेनेंसी रुकी हुई थी, उस टेनेंसी को हमने शुरू किया। जो टेनेंसी ट्रांसफ़र करने में किराया भी बढ़ा और डोनेशन भी आया। उसके बाद जो एडवर्टीजमेंट के बोर्ड हैं वो हमने लगवाए, उससे 25 लाख रुपये महीना की आमदनी थी, जिसमें वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं करना था। एडवर्टीजमेंट देकर पर जो कंपनी आई उनको जिसने अच्छे रेट दिए उसको दे दिया और उससे 25 लाख रुपये महीना आ रहा था। इन्होंने आते ही उसको गिरा दिया। उसमें इन्होंने गड़बड़ी करनी चाहिए, उन लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं करा, इन्होंने उसको गिरा दिया। 25 लाख रुपये महीना की साल में 3 करोड़ रुपए होते हैं, वो नुकसान इन्होंने वक्फ बोर्ड का कर दिया। जो स्टाफ था उसको जो 4th पे कमीशन था वो नहीं मिला था, उनकी हमने 4th पे कमीशन दिया और उनकी सैलरी दुगनी हो गई उनकी। बेवाओं को कुछ नहीं मिलता था, 1200 बेवाओं की हमने पेंशन बांधी और गरीब कमज़ोर जो भी आता था उसको वहाँ से मदद होती थी। तो उस टाइम जो वक्फ बोर्ड के इमाम हैं उनको तनख्वाह 1 महीना भी कभी लेट नहीं हुई। आज जो खबरें आती हैं 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, कभी स्टाफ को नहीं मिली। जो पेंशन 1200 लेडीज़ को मिलती थी वो कुल 200 लेडीज़ की रह गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बोर्ड कैसी तरक्की कर रहा है। और कब्रिस्तानों की बात, जो लाल मस्जिद है निजामुद्दीन पंचपीरान के सामने, वो ठीक था, उस पर किसी का कब्जा नहीं था। हमारे वहाँ एडवर्टीजमेंट के बोर्ड लगते थे, उनसे महीने के 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये महीना आता था, वो ख़त्म हो गया। जो ओबराय के सामने कब्रिस्तान है वो ख़त्म हो गया। उसके अलावा और 10 कब्रिस्तान ख़त्म हो गए। अमानतुल्लाह बड़े भारी चेयरमैन हैं, उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी वो उन कब्रिस्तानों को नहीं बचा पाए। दूसरी जगह वो ऐलान करते रहते हैं मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, मैं झारखंड जा रहा हूँ, मैं रामपुर जा रहा हूँ। दंगे के दौरान उन्होंने मुस्तफाबाद ईदगाह में करोड़ों रुपए चंदा किया। वहाँ हम भी गए तो जो भी वहाँ डोनेशन देने आता था, वहाँ जमीयत उलमा हिंद का भी कैंप लगा हुआ था, लेकिन वो किसी को चंदा नहीं लेने दे रहे थे। ऑनलाइन भी उन्होंने दुनिया से चंदा मांगा, आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वहाँ जो नुकसान हुआ, जो दुकानें जली, मकान जले, उस पर ज़्यादातर काम जो जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब ने किया। मुझे नहीं पता कि करोड़ों रुपया जो आया वो कहाँ गया। मुसलमानों के नाम पे चंदा आया और मुसलमानों को उसका फ़ायदा नहीं पहुँचा। तो और सरकार से ग्रांट हमें साल में 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिलती थी मुश्किल से। अब खबर आती है 10 करोड़ मिल गई, 20 करोड़ मिल गई, 12 करोड़ मिल गई, और उसके बाद भी इमामों को नजराना तनख्वाह ना मिले और 1 महीने भी तनख्वाह ना मिले किसी को, तो वो कैसे जीता है। जिसको 8 महीने 6 महीने तनख्वाह ना मिल रही, वो किस तरह लोग गुजारा कर रहे होंगे, उस समझ से परे की बात है। तो जो आप पार्टी की सरकार है और अमानतुल्लाह, जो वक्फ बोर्ड में जितने फैसले लिए गए हैं वो अपनी मनमर्जी से लिए गए हैं, उसमें सीईओ का कोई दखल नहीं है। पता नहीं कितने सीईओ बदल गए, सीईओ की सुनते नहीं है। जो बोर्ड के मेंबर हैं चौधरी शरीफ, नूर फातिमा और परवेज हाशमी, जितने भी उन्होंने पास किए हैं, प्रॉपर्टी किसी को दी है या किराएदारी की है, उनमें कहीं भी उनके सिग्नेचर भी नहीं है। उन्होंने मनमानी उसको बिल्कुल ऐसा कर रखा जो डिक्टेटरशिप होती है, जो चाहे फैसले ले लें। लेकिन अभी उनकी सरकार है, आने वाले टाइम में उन सबको इनका जवाब देना पड़ेगा। चौधरी मतीन साहब, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का ऑफिस है वो एक ज़माने से किराए पर ही है।
आज भी मेरे ख्याल से किराए पर ही है। तो आखिर क्या वजह रही है कि उसका अपना कोई परमानेंट ऑफिस नहीं बन सका? देखिए, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का ऑफिस है बच्चा घर दलियागंज, वो किराए पे नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टी है। उसमें कुछ हिस्से में मस्जिद है, कुछ में उसमें यतीम खाना बच्चा घर चलता है। लेकिन हाँ, कहीं ऑफिस बनना चाहिए था, वो हम नहीं बना पाए। और उसकी एक वजह ये भी है, वक्फ प्रॉपर्टी जो भी है ज़्यादातर उसमें 99% ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। और किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई अनऑथराइज तो कोई कुछ भी कर ले, लेकिन लीगली उसको बनाना है तो उसके लिए लैंड यूज चेंज होगा तब वो बन सकता है। तो वो दिक्कतें रही हैं, इसलिए उसको नहीं बना पाया। राउज एवेन्यू में जगह आइडेंटिफाई की गई थी कि वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मल्टी स्टोरी बनेगी और वहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड का ऑफिस बनेगा। उसका क्या हुआ? आपके ज़माने में इस किस्म की बातें होती रहीं? बातें हुई, वहाँ इंक्रोचमेंट है ना, इंक्रोचमेंट दिल्ली वक्फ बोर्ड हटा नहीं पाता उसको आसानी से। ना तो उसके पास कोई हटाने का सिस्टम है, ना पुलिस उसको ठीक से कोऑपरेट करती है। तो इंक्रोचमेंट की वजह से वहाँ नहीं बन पाया। एक चीज़ और कि जैसे आमदनी की बात हुई, जब 2013 में एक नया एक्ट आया और मजबूत एक्ट जिसको हम कह रहे हैं, तो उसके बाद ये कि आमदनी वक्फ बोर्ड की बढ़ जाएगी, तो क्या लगता है कि वाकई आमदनी बढ़ी है? और अगर आमदनी बढ़ी है तो फिर उसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? एक तो 2013 में आया, तब हम कुछ दिन ही रह पाए, उसके बाद चुनाव आ गया, 1 साल सरकार चली। तो उसके बाद में ये भी उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए। अगर उसको इम्प्लीमेंट करते तो वाकई उसकी आमदनी बढ़ जाती बहुत ज़्यादा, और जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं हमारे, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको उससे फ़ायदा हो सकता था। और दिल्ली सरकार से बहुत ग्रांट मिली है इनको। मेरे समझ में नहीं आता कि वो ग्रांट कहाँ गई और किसको दे दी उन्होंने। जो लोग भी, जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, इमाम हैं, मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने इलाके के लोगों को ऐसा पैसा बांटा है जैसे कोई मालिक हो उसका। जो भी आता है, कोई आता है 10,000, 20,000, 50,000 रुपये, वो ऐसे उठा के दे देते हैं। सूट बांटते हैं। सूट बांटने का क्या मतलब है? आपने जो ये मच्छर मारने की मशीन है, फॉगिंग मशीन, तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के पैसे से ली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का मच्छर मारने से क्या ताल्लुक़ है? वो भी मशीन उनके वहाँ इलाके में रखी है मच्छर मारने की, तो उन्होंने इसका मिसयूज किया है। मतलब दिल्ली वक्फ बोर्ड का तो ये काम है, जो वाकिफ़ होता है उसकी मंशा ये है कि जो मज़लूम हैं, जो बेवा हैं, जो गरीब हैं, या जो अइम्मा हैं, ऐसे लोग ज़रूरतमंद, उन तक जो है इसका फ़ायदा पहुँचे। लेकिन ये नहीं हो रहा है, ऐसा ये दिखाई नहीं दे रहा। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, वाकिफ़ की मंशा जो भी उसने वक्फ करते टाइम की हो या लिखा हो, अमल तो उस पर होना चाहिए। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि वाकिफ़ की मंशा के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा होते नहीं हैं। आपने प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, कई बार ज़बानी वक्फ कर दी, आके वक्फ कर दी, या तो वक्फनामे हों, और वक्फनामों को कोई खोल के भी नहीं देखता है उसको। लेकिन ये तो हमें पता है कि उन्होंने गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, माजूरों के लिए, बेवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए ही वो उसको किया है। तो हम उसको उसी पर खर्च करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम उसको नहीं कर रहे तो यहाँ तो पकड़ होगी, लेकिन ऊपर भी पकड़ हमारी होगी, उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, 9 महीने से अइम्मा हों, मुअज्जिन हों, इनका नजराना नहीं दिया गया, एजाज़िया नहीं दिया गया। इसके बावजूद ये बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। जो ट्रांसफ़र का सिस्टम आया है, इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से उस मस्जिद, जो खौफ का माहौल अइम्मा में पैदा हो गया है, क्या आपके ज़माने में भी ऐसा था? और ऐसा क्यों किया गया कि इमाम के हाथ बांध दिए, इमाम की ज़बान पे ताले लगा दिए? ऐसा क्यों हुआ? नहीं, हमारे ज़माने में ये नहीं था। कोई एक आधा कुछ होगा, कहीं इसके शिकायत आई हो, जो नमाजी हैं उनको कोई परेशानी आई हो तो कहीं हो गया होगा, नहीं तो हमने कोई ट्रांसफ़र इस तरह किया नहीं है। क्योंकि वो पहले ही परेशान है, थोड़ी सी सैलरी मिलती है और उसको उठा के दूसरी जगह भेज दो, उसके बच्चे स्कूल जाते हों और उसकी वहाँ लोगों से रसाई हो, उसका कुछ काम चल रहा हो, तो ये नहीं करना चाहिए। इमामों को हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो ठीक रहें, अच्छा रहें। इसमें हुआ ये भी है कि 100-150 लोग जो अपने भर दिए, उससे भी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। अगर वो सैलरी उनको तो दे रहे हैं, सीधी बात है। अगर 100 लोगों को भी 20,000 रुपये भी अगर वो देते हैं तो 20 लाख रुपए हो गए। तो वो अननेसेसरी जा रहे थे, लोगों की ज़रूरत थी नहीं। जो वक्फ बोर्ड की
ज़रूरत भी है तो 10-20 लोग ज़्यादा से ज़्यादा रख लेते, लेकिन 150 लोग उन्होंने अपने विधानसभा के अपने रिश्तेदारों को भर लिया। उसकी वजह से भी पैसे की वहाँ किल्लत हो रही है। तो बहरहाल मतलब ये कि जो आइम्मा नहीं बोल पा रहे हैं, आइम्मा मतलब ये नहीं कह पा रहे हैं कि मुझे 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो आप लोग जो कांग्रेस पार्टी है वो क्यों खामोश है? उसको भी बोलना चाहिए, उसको कम से कम ये आवाज़ उठानी चाहिए कि आखिर 9 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं दी गई, क्यों सड़क पे नहीं आती, क्या इशू नहीं है ये कोई? देखिए इशू तो है ये, लेकिन जिसके साथ दिक्कत है वो भी तो बोले ना, वो भी तो आके कहे ना। हमने तो अखबारों में बयान दिए हैं, लेकिन अगर वो खड़े हों तो हम भी उनके साथ खड़े हों। वो डरे इतने हुए हैं कि वो बेचारे बोलते नहीं हैं। ये उन्हें डर लगता है कि हमने शिकायत कर दी, कोई बात कर दी तो नौकरी से हटा देगा वो, और जब वो मुद्दई कमज़ोर हो तो फिर मदद में दिक्कत आती है। एक चीज़ और ये शिकायत मिली है और आइम्मा नहीं बोलते, हमारी बात हुई है ज़रूर कि कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी जो है वो अपना एक तरीके से प्रचार जो है आइम्मा के ज़रिए कराने की कोशिश करती है। ये भी काम जो है ये हुआ है और ये कराने की कोशिश की जा रही। क्या ऐसा आपको भी लगा कभी? ये देखिए, जो वक्फ बोर्ड के इमाम हैं, उसके अलावा जो दिल्ली में इमाम हैं, उनको कभी 2 महीने की वो सैलरी दे देते हैं और उसके बाद वो चुप बैठ जाते हैं, 6 महीने 8 महीने कुछ नहीं बोलते। फिर जब चुनाव कोई आता है तो फिर 2 महीने की दे देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि जब चुनाव का टाइम आए तो ये इस एहसान में कि 2 महीने की तनख्वाह दे दी, हमारे फेवर में बातें करें। और हमारे चुनाव में फिर उन्होंने फेवर में बातें की हैं, वो तनख्वाह नहीं, हम तो उसे रिश्वत मानते हैं। अगर देनी है तो कंटिन्यू दो ना, हर महीने दो। चुनाव के टाइम 2 महीने 3 महीने की तनख्वाह देना वो रिश्वत है। और ये पूरी दिल्ली को बर्बाद करने पे तुले हैं, लोगों को बेकार करने पे तुले हैं। रोजगार की बात नहीं करते, अस्पताल की बात नहीं करते, कोई हुनर की बात नहीं करते, कोई ITI की बात नहीं करते, इंडस्ट्री की बात नहीं करते। 5 किलो फ्री ले लो, 4 किलो फ्री ले लो, बिजली फ्री ले लो। इससे तो लोग बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे लोग। अब लोगों को कारोबार दो, रोजगार दो, आप उनको स्कूल अच्छे दो, अस्पताल। मेरे यहाँ अस्पताल है, उसमें डॉक्टर ही नहीं है, एक्सरे मशीन ख़राब पड़ी है, अल्ट्रासाउंड ख़राब पड़ी है। दिन में प्राइवेट को लिखते रहते हैं लोग, वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। वो जो एनेस्थीसिया का जो बेहोशी का डॉक्टर है, कई महीने से वो डॉक्टर नहीं है उसमें। अब तो MS भी उसमें नहीं है, तो फिर अस्पताल कहाँ चल रहे हैं? इससे ये है कि लोग प्राइवेट की तरफ भागेंगे, उससे इन्हें फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र। आपका भी शुक्रिया जो आपने मुहिम चलाई है। तो अच्छी बात है जो समाज में, डिपार्टमेंट में या वक्फ बोर्ड मुस्लिम कम्युनिटी का एक ऐसा इदारा है जिससे उसकी मदद हो सकती है, उसकी कमियों को निकालने के लिए आपने शुरू किया है। हमारा पूरा कोऑपरेशन आपके साथ रहेगा और जो कमियां निकालेंगे तो उससे हो सकता है बोर्ड में सुधार आ जाए, लोगों को फ़ायदा हो जाए। शुक्रिया। तो ये थे चौधरी मतीन अहमद, जिनसे हम बात कर रहे थे दिल्ली वक्फ बोर्ड के बारे में। आप देखते रहिए RNI न्यूज़।